हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर तूफान के विजेता, जो कि चैप्टर आपका है रंगिया राघव द्वारा लिखा हुआ। हिंदी ए है आपकी, ये BA सेकंड और थर्ड ईयर की बुक है ये, ठीक है। दोनों में एक ही किताब है, अलग नहीं है। इसका हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाठ का सारांश। छोटे तौर पर इसको जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इसमें डॉक्टर कुंटे नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि बंगाल में जो भीषण अकाल पड़ा था उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सिचुएशन हैंडल की थी। उस समय की स्थिति उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल की थी, तो उनके ऊपर ये पूरा चैप्टर दर्शाया गया है या लिखा गया है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है कि लेखक ने जो है बंगाल में पड़े भीषण अकाल के बाद वहाँ की स्थिति का वर्णन किया है। लेखक ने स्वयं बंगाल जाकर उस क्षेत्र का दौरा किया है जहाँ पे मतलब अकाल पड़ा था। लेखक वहाँ पे खुद गया है, खुद देख कर आया है उस जगह की स्थिति को। यह अकाल जो है मनुष्य द्वारा ही निर्मित आपदा थी, यानी कि मनुष्य द्वारा ही यह अकाल पड़ा था उस समय जो बंगाल में ये हुआ था। 60 लाख लोग कम से कम मतलब 60 लाख लोग इसका जो है ग्रास बन गए, यानी निवाला बन गए। और बाकी जो लोग थे, बचे कुचे थे, वो या तो कुपोषण का शिकार हो गए या फिर वो महामारी का शिकार होने लगे, क्योंकि अब जो है महामारी उस समय काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी थी। ठीक है, लेखक कहता है कि बंगाल के उस भीषण अकाल का वर्णन संक्षेप में किया जाना संभव नहीं है, यानी कि कुछ ही वर्डों में बताया जाना ऐसा संभव नहीं है। जब उनसे बंगाल की स्थिति के बारे में पूछा जाता है तो वो तिलमिला जाते हैं और कहते हैं कि एक दो शब्दों में अपनी बात कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बंगाल के अकाल क्षेत्र के विषय में इतना कुछ कहने को है कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म करूं, यह मुझे समझ नहीं आता। लेखक बंगाल के गांव का वर्णन करते हुए कहता है, बंगाल के गांव है, उसका नाम नहीं दर्शाया गया, तो वहाँ का लेखक वर्णन करके कहता है कि वहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि उस गांव में 300 लोग रह रहे हैं और साथ साथ ही वहाँ 300 में से 150 लोग मर गए हो। तुम क्या कहोगे कि वहाँ की स्थिति कैसी है? तुम इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक साथ ही मतलब पूरा आधा गांव ख़त्म हो गया। तुम इस चीज़ से ही इस स्थिति का जायज़ा ले सकोगे। वहाँ पे जो है मलेरिया, चेचक, हैजा ऐसी भयंकर बीमारी भी फैलने लगी और उस समय डॉक्टर भी काफ़ी कम हुआ करते थे। ठीक है, इन सब बीमारियों की वजह से बहुत से लोग मर गए। इस बीमारियों ने बहुत लोगों को दबोचा है। वास्तव में जो है वहाँ पे अगर देखा जाए तो मृत्यु का तांडव चल रहा था। उदाहरण के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयत्न करते हुए लेखक कहता है कि सभी जानते हैं कि लड़ाई मैदान में बम फटते हैं, गोलियां चलती है, परंतु इस चीज़ का डर जो है लोगों को एहसास उनका पहले ही हो जाता है जब उसके सामने बंदूक होती है। जैसे अगर आपको मैं बंदूक दिखाऊं तो आपको भी डर हो जाएगा कि आप में गोली लग ना जाए। ठीक है, ऐसे ही बम देखकर इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, इस चीज़ का हमें डर बैठ सकता है। कुछ इसी तरह की स्थिति वहाँ पे इन्होंने स्पष्ट की है। एक ये एग्जाम्पल लिया है इसमें। ठीक है, लेखक बंगाल के लोगों की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है, दयनीय मतलब होता है कि जिसके ऊपर दया है, मतलब इस तरह की स्थिति। ठीक है, ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि लोग दवा के पैसा ना होने की वजह से झाड़ फूक करवा लेते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि झाड़ फूक से बीमारी ठीक नहीं होती है। हर तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है, काफ़ी ज़्यादा मच्छर हैं, बच्चे जो हैं हड्डी का ढांचा बनकर रह गए हैं, लोग जो है गंदे हैं, मैले हैं और साथ साथ नंगे हैं, यानी कि उनके पास कपड़े तक भी नहीं हैं बदन ढकने के लिए। उनके शरीर में ताकत नहीं रह गई है, अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं क्योंकि वहाँ महामारी फैल चुकी है। परंतु इन सब से उनकी दिशा का तनिक सा आभास हो सकता है, यानी कि इन सब चीज़ों को सोचने, समझने, देखने के बाद भी वहाँ की सिर्फ कुछ ही दिशा का पता लग सकता है, यानी कि पूरे तरीके से हम इसी चीज़ के ऊपर स्पष्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ को पूरी स्थिति का स्पष्टीकरण इससे नहीं हो सकता है। साथ साथ लेखक कहता है कि ऐसे समय में सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण के अतिरिक्त कुछ नहीं करती, यानी कि मान लीजिए दो पार्टी हैं, वो उसके ऊपर दोष दे रही है और वो उसके ऊपर दोष रख रही है, ये बल्कि इन्हें कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। ये ठोस कदम नहीं उठा रहे बल्कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, लेखक मछुआरे के एक गांव का वर्णन करता है, जो कि गांव है मछुआरे का। वहाँ पे जाता है लेखक और उस चीज़ का वर्णन करता है अपने बुक में, इस कविता के अंदर या पोयम के अंदर।
जहां अकाल ने भयंकर तबाही मचाई है। यहाँ पे जो है घर लोगों के टूटे फूटे पड़े हैं या फिर बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, तबाह हो गए हैं बिल्कुल ही। इन घरों में किसी समय मनुष्य रहते थे। हर घर में एक व्यक्ति को छोड़कर सभी मर गए हैं, यानी कि कोई ही ऐसा घर होगा जिसमें एक आधा व्यक्ति बचा हो और बाकी सब मर गए हैं। और जो बच गया है वो भी कहीं ना कहीं चला गया है, क्योंकि यहाँ पे वो रहता तो वो मर जाता इस वजह से। और अब उस घर पर ताला पड़ा है। अधिकांश घरों में पालन करने वाले लोग नहीं रहे, यानी कि जो घर में पड़ा है, जो लोगों को पाल रहा है, बच्चों को पाल रहा है, वो लोग ज़्यादातर नहीं रहे, वो मर चुके हैं। वहाँ के लोग जो है, उस गांव के लोग की बात की जाए तो वो लोग ज़्यादातर जो है अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं। ठीक है, इस भयंकर स्थिति में हर चीज़ उनके मन में शंका पैदा कर रही है। यानी कि वहाँ पे अब आते हैं डॉक्टर कुंटे, जिनके बात मैंने पहले आपको बताई। यही कारण है कि हिंदुस्तान यानी कि भारत से आए एक डॉक्टर के बारे में उन्हें भ्रम होता है कि ये सरकारी एजेंट है और हमें मारने आए हैं। ये मतलब हमें दवाई गोली देगा डॉक्टर और ये हमें मारना चाहता है, बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है हमारी स्थिति। ठीक है, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं था। डॉक्टर कुंटे उनके इलाज के लिए जाते हैं। मित्र राष्ट्रों से तरह तरह की सहायता के चलते यहाँ की स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ है। मित्र राष्ट्र मतलब आसपास की जो राष्ट्रीय हैं, देश हैं, उनसे भी काफ़ी हद तक ना सहायता प्राप्त हुई है, वरना यहाँ की धरती जो है हरी से बिल्कुल लाल हो गई होती। डॉक्टर कुंटे डॉक्टरी जत्थे के लीडर थे, अब वैसे नहीं रहे। ठीक है, ये जो है जत्थे मतलब हम कह सकते हैं कि डॉक्टरी के जो है मतलब कि मान लीजिए डॉक्टरी डॉक्टर हैं 50-60, तो उनके ये मेंबर थे और ये बिल्कुल लीडर थे, उनके मेन आदमी थे। उनके पास मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। उनकी सहायता जो है सरकारी तंत्र ने इतनी नहीं की जितनी कि मजदूरों ने उनकी सहायता की। जब डॉक्टर कुंटे सारे दिन अपनी मेहनत करके थक जाते थे तो रात को आकर वो शाम को रोज़ उनके मतलब एक आदत थी कि वो ताश की बाजी होती थी, यानी कि वो रोज़ आके ताश खेलते थे। ऐसे ही एक दिन एक आदमी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि आपकी दवा पिलाने से दवा खाने का जो कार्य करता है मजदूर, यानी कि वो मर रहा है। जब ही अचानक ताश का खेल रुक गया। खाने के समय भी डॉक्टर कुंटे खाना नहीं खा पाया और डॉक्टर कुंटे वहाँ से उठ के चल दिए कि कहीं वो मर ना जाए, वो पेशेंट जो जिसकी बात की जा रही है कहीं वो मर ना जाए। एक खुराक की जगह 3 खुराक पी ली थी उसने, इसलिए उसकी तबीयत थोड़ी सी खुराक खाने की वजह से खराब हो गई थी। डॉक्टर के मन में बदनामी से अधिक मौत का डर समाया हुआ था कि कहीं वो व्यक्ति मर ना जाए, क्योंकि डॉक्टर की एक इन कसम भी खा जाती है और डॉक्टर का काम ही यही होता है, उसका फर्ज यही होता है कि उसकी वजह से कोई ना मरे और वो ज़्यादा से ज़्यादा जने को बचा सके। सारी रात डॉक्टर की आंख नहीं लगी, यानी कि डॉक्टर सारी रात सो नहीं पाए। कौन? डॉक्टर कुंटे। सुबह लड़के के ठीक रहने की खबर आई, तब जाके डॉक्टर ने राहत की सांस ली कि हाँ लड़का अब वो सुरक्षित है, ठीक ठाक है। ठीक है, जिंदगी के इस डर ने जो है डर का भाव ही मिटा दिया, यानी कि लोगों में डर ही नहीं रहा कि मर जाऊंगा मैं, ऐसा रहा हो गया। ठीक है, वहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई। डॉक्टर के द्वारा मरीज को दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहने पर उनका ये कहना था, मान लीजिए अगर डॉक्टर के पास भीड़ है या दवाई उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो कहते थे कि अगर आप उस डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दवाई नहीं है या फिर उनके पास दवाई मिलेगी अच्छी, ये कह देते हैं डॉक्टर। तो लोग ये कहते थे कि जहाँ 5 लोग मर गए वहाँ पे 2 और सही मर जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जहाँ 5 मरे वहाँ 2 और सही। मौत की निकटता ने मौत का बिल्कुल ही डर मिटा दिया था। एक व्यक्ति के द्वारा अपने भाई को ना लाने पर डॉक्टर के पूछने पर उसका हंसते हुए जवाब था कि अरे वह तो कल रात को मर गया, जैसे कोई सोने की जैसे कोई चिड़िया मर गई हो या कोई कबूतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर कुंटे और उनके साथियों ने निस्वार्थ भाव से जनता की खूब सेवा की। डॉक्टर कुंटे जिंदाबाद के नारा वहाँ पर सारे में गूंजने लगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर हमारे इलाज के लिए ही हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया डॉक्टर कुंटे ने और उनकी टीम ने। ठीक है, एक दिन डॉक्टर और उनके साथी कुछ दवाइयाँ लेने नारायणगंज गए, जो कि काफ़ी दूर था वहाँ से। ठीक है, तो लौटते समय ना काफ़ी रात हो गई और अंधेरा हो गया, हवाएं चलने लगी तेज तेज, और साथ साथ ही वो नदी का रास्ता पार करके आते। बीच में उनके वहाँ पर नदी थी, नदी की लहरों में तूफान आने लगा। रोज वहाँ पे एक्चुअल में डेली ही तूफान आता था, उस दिन कुछ ज़्यादा ही तूफान वहाँ पे आने लगा। नाव में बैठने पर और
पानी में उसे उतारने पर नाव उछलने लगी। नाव में बैठे और क्योंकि लहर पानी में आने लगी जिससे कि नाव ऊपर नीचे नीचे उछलने लगी। इसी बीच जो है डॉक्टर भी नाव खोने लगा। खोने मतलब जैसे कि पतवार चलाने से डंडा से जो होता है नाव में, उससे नाव मतलब चलाने लगा। डॉक्टर कुंटे खुद भी नाव चलाने लगे बैठ के, और दवाइयाँ वो अपने साथ लेके चल रहे थे। नाव में दवाइयाँ भी रखी हुई थी, परंतु हवाएं जो है काफ़ी तेज चलने लगी जिससे कि डॉक्टर से पतवार लेकर माझी का लड़का नाव खेने लगा। यानी कि माझी का लड़का जो नाव चला रहा था वो नाव को चलाने लगा उनसे वो डंडा सा लेकर। ठीक है, तूफान में लगता था कि नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। माझी ने डॉक्टर को दिलासा दी कि घबराना नहीं, मतलब एक तरह से विश्वास दिलाया कि घबराना नहीं, ऐसे तूफान यहाँ पे रोज आते रहते हैं। परंतु मौत की छाया डॉक्टर की आंखों के सामने घूमने लगी थी कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। माझी अपने ऊपर निर्भर लोगों को अपने से पहले बचाता है, यही उसका धर्म होता है माझी का। ठीक है, बंगाल के उस माझी का जीवन जब खतरे में था तब किसी ने उसे नहीं बचाया, परंतु आज वह अपने जान की बाजी लगाकर तूफान का सामना कर रहा है ताकि बंगाल के लोगों को बचाया जा सके, डॉक्टर को बचाया जा सके। इस वजह से वास्तव में हम उनसे जो है मानवता के अटूट रिश्ते में बंधे हैं। अचानक नाव जो है पानी के अंदर 9-9 फीट उछलने लगी। माझी भी खड़ा हो गया, हम सब भी खड़े हो गए। मृत्यु सामने नाचने लगी। उनको ऐसा लगा कि अब हम में से कोई नहीं बच पाएगा। इतने में माझी ने लड़के से कुछ कहा और वह लड़का नदी में कूदकर पूरी ताकत से नाव को खींचते हुए तैरने लगा। कुछ समय बाद हम किनारे पहुंचे। आखिरकार जो है ये किनारे पहुंच चुके और साथ साथ इन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति वाकई में महान है, क्योंकि जो डॉक्टर कुंटे थे उन्होंने कहा ठीक है भारतीय संस्कृति वाकई महान है। किसी भी तूफान में फंसी मानवता की नाव बचाने में बंगाल का हर बालक जो है समर्थ है, यानी कि वो हर व्यक्ति में वो ताकत है कि वो मतलब कि किसी भी सिचुएशन से लड़ सके। ठीक है, जिंदगी के हर तूफान पर विजय पाने में सामर्थ्य बंगाल के लोगों में है, यानी कि समर्थता भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, हिम्मत भी कह सकते हैं जन शब्द में, आम भाषा में। तो इसके साथ ही वैसे वीडियो समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा। सेकंड वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।